नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, देश को आत्मनिर्भर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपके इस कार्य में सरकार भी कहीं पीछे नहीं है। जी हाँ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है हमारी सरकार। आपके लिए अनेकों योजनाएं लेकर आती है, लेकिन ये योजनाएं क्या हैं? इन योजनाओं का किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं? कौन सी योजना किस काम में कारगर सिद्ध होगी, ये सब आपको बताता है सहकारी संघ। तो चलिए आज के अंक में हम जानते हैं कि सहकारिता संघ हमारे लिए किस प्रकार से कारगर है और हमारे किस काम में हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसी विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे एक विशेषज्ञ जो हैं ये गजेंद्र सिंह गौतम। ये हैं मैनेजर है विपणन सहकारी संस्था नटेरन विदिशा से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सहकारिता क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रारंभ से सहकारिता अपने आप में एक प्रजातांत्रिक ढांचा है। प्रजातंत्र की व्यवस्था में जिस तरह से हम अपने लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को देखते हैं, इसी तरह से सहकारिता अपने आप एक तंत्र है। सहकारिता के लिए एक उद्देश्य को लेकर के, जब एक विचार को लेकर के लोग संगठित होते हैं और जब आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, गठन की प्रक्रिया। चूँकि सहकारिता में एक एक्ट लागू है, अधिनियम है। 1960 अधिनियम के तहत सहकारी अधिनियम का गठन हुआ और उसके बाद सहकारी तंत्र को हमारे देश में जगह जगह उपयोग किया जाता है। सहकारिता वैसे पुरातन विषय है। सहकारिता हमारे जीवन का अंग है, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी है जी। हम गांव में देखें, जब किसानी का कार्य करते हैं तो हम अपने एक सहकार भाव से सभी को साथ लेकर के हम सहकारिता को अपनाते हैं। बिल्कुल ठीक। पुरातन में हमारी संस्कृति, हमारा समुद्र मंथन उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पुरातन में आपने देखा होगा, समुद्र मंथन में देवता और दानव मिलकर के जी समुद्र मंथन करते हैं और उससे रत्नों में रत्न को प्राप्त करते हैं, जैसा कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है। हाँ जी। वहाँ से लेकर के आज तक की व्यवस्था में सहकारिता का काफ़ी महत्व रहा है जी। और जीवन के हर आयाम को, एक बच्चे के जन्म से लेकर के और एक व्यक्ति के अंतिम समय तक, सहकारिता हर अंग में, हर समय और हर आयाम को छूता हुआ पहलू है। जी सर, किसान भाई अगर ये जानना चाहें कि सहकारिता का उद्देश्य क्या है? सहकारिता का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। मानव जीवन के हर आयाम को छू करके उसका आर्थिक सदृढ़ीकरण हो, अच्छा। सामाजिक उन्मूलन हो, सामाजिक विकास हो, वंचित, शोषित, पीड़ित हर वर्ग को अगर हम अपने से जोड़ना चाहते हैं तो सहकारिता ही एकमात्र माध्यम है। अच्छा जी। और सहकारिता का अगर हम जानना चाहें कि मूल ढांचा क्या है, तो उस विषय में अगर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। मेरे किसान भाइयों, सहकारिता का जो ढांचा है वो काफ़ी विस्तृत है। अच्छा। विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, लेकिन मूलतः सहकारिता त्रिस्तरीय ढांचे में हमारे यहाँ उपयोग में राज्य स्तर पर आ रही है जी। उसका प्राथमिक स्तर है जो कि गांव तालुका स्तर पर होता है। प्राथमिक साख सहकारी समितियाँ, प्राथमिक विपणन समितियाँ, प्राथमिक वनोपज समितियाँ, प्राथमिक बहुउद्देशीय उपभोक्ता भंडार, उचित मूल्य की दुकान, ये प्राथमिक स्तर है जी। उसका द्वितीय स्तर है, वो जिला स्तर पर होता है, जैसे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, जिला स्तरीय आपके वनोपज संघ हैं, वनोपज संघ की संस्थाएं हैं, जिला उपभोक्ता थोक भंडार है और अंत व्यवसायी संस्थाएं हैं, जिला सहकारी संघ हैं। जिला स्तर की संस्थाएं गठित होती हैं। इनके साथ ही जिले स्तर पर उनकी कुछ व्यक्तिगत संस्थाएं भी होती हैं जो इनसे सीधी जुड़ी रहती हैं जी। और इसका जो तृतीय ढांचा है वो अपेक्स स्तर का है, राज्य स्तर का होता है। प्राथमिक जैसे अपेक्स बैंक है, अपेक्स बैंक का एक राज्य स्तरीय ढांचा है। सारी संस्थाएं जहां से संचालित हों वहां पर उनकी वित्तीय समावेश की गणना हो सके और एक जगह संचालित हों, ऐसा अपेक्स बैंक है। उपभोक्ता दुकानों का जो उचित मूल्य का माध्यम है, हाँ, उसको किस तरह से बेहतर तरीके से अपनाया जाए, अच्छा। या किस तरह से लोगों को उचित दर पर चीजें उपलब्ध हों, इसके लिए उपभोक्ता संघ है। ऐसे ही वनोपज संघ है। वनोपज संघ में कौन कौन सी फसलें जो जंगलों में पैदा हो रही हैं, वनोपज से तेंदुपत्ता है, या हमारे किसान भाई महुआ इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी जो कृषि के ही आयाम में आती हैं,
वो सारी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, उनको बेहतर तरीके से संग्रहण करना, उनका उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा करके बेचना, ये एक ढांचा है जो वनोपज में यूज होता है। आपने अपने बीच में एक सबसे बड़ा उदाहरण देखा होगा, दुग्ध समितियाँ। दुग्ध समितियाँ प्राथमिक स्तर पर भी हैं, उनका गांव-गांव से दूध का संकलन होता है, उनके केंद्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर दूध एकत्रित होता है, वहाँ से एकत्रित होकर वो राज्य स्तर पर जो उनके केंद्र हैं वहाँ तक जाती हैं, वहाँ पर उनको पैक करके, जैसे कि हमारे यहाँ सांची दुग्ध संघ है, गुजरात में अमूल है, ऐसे एक स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव में, अलग अलग स्तर पर इनके आयाम हैं और ये राष्ट्रीय स्तर तक जाते हैं। इनके प्रतिनिधि भी होते हैं, उनका चुनाव होता है और जो प्रजातंत्र है हमारा, उसमें ये धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं और उसकी व्यवस्था एक स्वरूप है। प्रादेशिक स्तर पर जो हमारा किसान भाई है, तो सहकारिता संघ उसमें किस तरीके से उनकी मदद करती है उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में? जैसे कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भी एक जो योजना चलाई जा रही है कि आत्मनिर्भर भारत, तो हमारे प्रदेश का जो किसान है वो किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के परिवेश में और खास करके कोरोना के दौर में ये बहुत प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल ठीक। मैं किसान भाइयों को बता के काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये एक बहुत तार्किक विषय भी है जी। और वर्तमान में ये आवश्यक भी है। हाँ जी। सहकारिता अब जिस परिस्थिति में हम लोग आ रहे हैं, या जो समीकरण आ रहे हैं कि लोगों के सामने बेरोजगार का एक बड़ा विषय आ रहा है, रोजगार के अवसर नहीं हैं, हम अगर सहकारिता के द्वारा जाते हैं तो यहाँ पर उसका प्लेटफॉर्म अवसर में बदल जाता है। अच्छा। हम अब यहाँ पर पैकेज लेने वाले की जगह पैकेज देने वाले की स्थिति में आ सकते हैं। अच्छा जी। छोटे छोटे समूह, छोटी छोटी गणनाएं, छोटा छोटा माध्यम, एक सहकारी समिति को तैयार करके हम हमारे समुचित माध्यम को उसमें उपयोग कर सकते हैं। आज जिस तरह से एक सोसाइटी गठित है गांव स्तर पर, वो आपको उचित मूल्य पर खाद दे रही है, बीज उपलब्ध करा रही है, साथ साथ आपको ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं 0% ब्याज दर पे जी। आपके लिए बेचने के लिए माध्यम चाहिए तो वहाँ पर उपार्जन केंद्र हैं, जहाँ पर आप अपना उचित दाम जो समर्थन मूल्य है उस पर बेच सकते हैं। इसके बाद अगर और ऊंचा दाम लेना चाहते हैं तो वहाँ पर वेयर हाउस है, वहाँ पे अपना भंडारण करके उसको बेच सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं जी। तो उसके लिए हमको इसमें प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए पड़ेंगी। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम जो आया है एक बड़े आयाम को लेकर के आया है, एक नवरचना को तैयार कर रहा है। अच्छा। एक सोच, एक सदृढ़ता, एक सार्थकता इसके संग जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम इसको गढ़ते जाएंगे एक नए आयाम को ये खोलता चला जाएगा। आज हमारा किसान आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। आज देखिए किसान, हम अगर उसके सामने कोई भी स्थिति पैदा करके देते हैं, हम अगर गेहूं का मार्केट उसको जैसे उपलब्ध कराते हैं, हमारे किसान भाइयों ने आज मध्य प्रदेश को देश का सर्वोत्तम राज्य स्थापित कर दिया है। हम कृषि कर्मण अवार्ड भी जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे सामने आयाम खुले हैं, तो किसान ने आत्मनिर्भर का फार्मूला तो पहले से ही अपना रखा है। जी जी। लेकिन अब उसको और अच्छे आयाम, उसकी भारत सरकार की जो इच्छा है, सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके गुरु जो रहे हैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार, जिनने उनको ये मार्ग प्रशस्त किया, उन्होंने भी सहकारिता को गढ़ा है। गुजरात में एक बहुत बड़े आयाम को गढ़ा है। तो सहकारिता को मेरा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर शायद कोई जानता हो। आज उनने उस आयाम को, आत्मनिर्भर भारत का जो आयाम दिया है, सहकारिता उसको एक बहुत व्यापक रूप से किसानों के बीच में ले जा रही है। जी। कहने का मतलब है कि किसान भाइयों को जब हम प्लेटफॉर्म देंगे तो तभी जाके उनकी चौमुखा जो विकास है वो संभव हो सकेगा। 100% आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये प्लेटफॉर्म अब सरकार देने जा रही है। हाँ जी। ई प्लेटफॉर्म के रूप में किसानों के लिए ब्लॉक स्तर पर इसके प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं, बहुउद्देशीय केंद्र तैयार किए जा रहे हैं उनके लिए। और ये सब तैयारियां केवल इसलिए की जा रही हैं कि किसान भाई अपने बहुउद्देशीय आयाम को छू सकें, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके, उनकी आय का लक्ष्य जो दुगना है उसको तिगुना कर सकें। एक फसल में से केवल गेहूं नहीं निकलता, उसके संग भूसा भी आता है। उस भूसा को वहां की दुग्ध सहकारी समिति खरीदती है। उस खरीद को वो जानवरों के लिए उपयोग कर सकता है, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ता है। उसी खेत में से उसको बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। जी, हरा चारा भी तो बिल्कुल 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 100%। ये आयाम काफी चीजों से जुड़ी हैं। आप देखिए, गाय हम हमारे बीच में जो जानवर यूज करते हैं, अब डेयरी है वो उसी का जुड़ा हुआ आयाम है। हम उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं और उससे हम उसको फर्टिलाइजर उपलब्ध करते हैं। तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि डीएपी
या यूरिया हम उनको ज़्यादातर उपयोग में लाएं। आज इफ्को भी जो बड़ी सहकारी संस्था है, देखिए वहाँ भी सहकारिता है। अगर आप विश्वास की बात करेंगे तो सहकारिता सर्वोत्तम आता है। इफ्को हमारी प्राथमिकता है। इफ्को में अगर हम बाजार में जाते हैं तो जब किसान भाई पहुंचते हैं तो एक विषय आता है इफ्को ने क्या किया, आत्मनिर्भरता पैदा की, आपके बीच में आपके उत्पादन को ला करके खड़ा किया, ये आत्मनिर्भरता है। और किसान भाई इफ्को के सदस्य बन करके या वहां की सहकारी समिति के सदस्य बन करके अपने उत्पादन को बेच सकते हैं, उसके लिए नई इकाइयां गठित कर सकते हैं और अपने आप को एक आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट की ओर तैयार कर सकते हैं। सरकार उसके लिए वित्तीय मंच तैयार कर चुकी है। आज 1 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और उसमें से 10,000 करोड़ का वित्तीय वर्ष में जारी किया है। उनका मकसद है कि हर कृषक जो इस कहना चाहिए कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहता है, उसके लिए घर घर प्लेटफॉर्म पहुंच सके, घर घर तक वो योजनाएं संचालित हो सकें। इसका सशक्त माध्यम सहकारिता जी। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। जब आप बात कर रहे हैं तो इसी विषय में मेरे मन में जो एक प्रश्न उठ रहा है कि जो हमारे देश का एक वंचित, शोषित या जिसे कहना चाहिए गरीब किसान है, तो उस गरीब किसान तक ये योजनाएं कैसे पहुंचेंगी और उसका लाभ कैसे उठा पाएगा वो? बहुत बहुत सार्थक है और मैं कहूँगा कि आज की वार्ता का ये बहुत मूल निष्कर्ष होगा जी। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, लोग किस चीज़ की प्राथमिकता देते हैं? सुरक्षा की। बड़े बड़े शहरों से आज ग्रामीण जो परिवेश में काम कर रहे थे लोग वापस गांव की ओर आए। जी। क्यों? तो ये योजनाएं अगर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और जिनका लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, उन योजनाओं की जानकारी। बहुत अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अभी जो सहकारी समितियां वहां गठित हो रही हैं उसमें अपनी सदस्यता लें। उनके माध्यम से जो प्लेटफॉर्म वहाँ तैयार हो रहे हैं, ई प्लेटफॉर्म होंगे, उसमें मेंबरशिप होगी। वहाँ पे सदस्यता लेकर के ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से उचित दाम जो वहाँ पर उपलब्ध हैं उसके द्वारा अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। अच्छा। बहुउद्देशीय केंद्र लागू होंगे तो बहुउद्देशीय केंद्र को जब शासन वहाँ पर लागू कर रही है, पैक्स स्तर पर बहुउद्देशीय केंद्र स्थापित होंगे, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं, राइस मिल इकट्ठे लगाई जा रही हैं। और इनका लाभ किसके लिए होना है? किसानों के लिए होना है। किसान भाइयों को केवल जागरूक होना है, वहां पर अपनी सदस्यता लें, सदस्यता लेकर के और उस इकाई का उपयोग करें। वो एक उचित प्लेटफॉर्म आपके लिए माध्यम बनेगा। वहां से चावल से राइस, जो धान आपका निकल रहा है उसको चावल में आप कन्वर्ट करिए, एक उचित दाम पर उनको आप कर सकते हैं। दूध समितियां हैं, दूध समितियों के माध्यम से आप अपने जानवर को ले सकते हैं। वहां से जो दुग्ध उत्पादक पशु हैं उनको लेकर के उनका दूध वहां कलेक्ट हो रहा है, आप उसके माध्यम से जुड़िए। अब नवाचार भी उसके संग जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। एक एक क्रमबद्ध हम उनको जोड़ सकते हैं। युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, वो ग्रामीण स्तर पर है। जी जी। अगर किसान भाई ये चाहें कि वो सहकारिता से जुड़ना चाहें या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर उन्हें पूरी शिक्षा मिले, वो कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा। शिक्षा का विषय एक अपने आप में पर्याप्त विषय है मैडम। मेरा इसमें एक सोच भी है कि शिक्षा, तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें सहकारी शिक्षा का होना भी आवश्यक है। हाँ जी। आज बच्चे हमारे MBA भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके आसपास बड़ा अवसर जो सहकारिता का स्ट्रक्चर है उसमें वो रोजगार को नहीं निकाल पाते। तो अगर शिक्षित व्यक्ति वहाँ पर प्रशिक्षण लेता है, इनके संस्थान हैं, प्रशिक्षण संस्थान भी हैं, ब्लॉक स्तर पर भी हैं, जिला सहकारी संघ है जो प्रशिक्षण कराता है, हम उनसे जुड़ते हैं, उनके द्वारा हम माध्यम जुड़ते हैं। और जिला स्तर पर जो इनके स्ट्रक्चर हैं कोऑपरेटिव के,
जैसे शासन के द्वारा जो निर्धारित उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं हैं, हम उनके माध्यम से ये जानकारी लेते हैं और समिति बनाते हैं, मत्स्य सोसाइटियां बना लेते हैं, उसकी शिक्षा, उनके बायोलॉज, वो सारी चीज़ें संग्रहित हैं। हम उन संस्थाओं से जुड़ते हैं और उसको एक समग्र समूह के रूप में, जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए लेकर के चल रहे हैं, जब उस समूह के रूप में हम आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा परिणाम निकल के आता है और एक रोजगार के अवसर बृहद स्तर पर लोगों के बीच में उपलब्ध होते हैं। इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ, लेकिन आप उससे पहले खबरें खेती देखना ना भूलिएगा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। मिडिल स्कूल से कृषि की पढ़ाई आवश्यक, कृषि में सुधार से आकर्षण बढ़ेगा। देश में खरीफ फसलों की रिकॉर्ड बुआई, सोयाबीन कृषकों को वैज्ञानिकों की सलाह, प्रवासी मजदूरों को मुनगा पपीता के पौधे वितरित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कॉलेज एवं प्रशासनिक भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि शिक्षा को कृषि के साथ जोड़ा जाए, कृषि को मिडिल स्कूल से भी जोड़ा जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक सीमित नहीं है, ये गांव की पूरी आत्मनिर्भरता की बात है। कृषि क्षेत्र की बेहतरी व किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से भारत सरकार 2 अध्यादेश लाई है। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन रिफॉर्म्स के माध्यम से देश के 86% छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि प्रसंस्करण उद्यमियों से चर्चा की। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा, सकारात्मक बदलाव व 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित अन्य उपायों से खेती के क्षेत्र में निजी निवेश के साथ ही नई पीढ़ी का आकर्षण भी बढ़ेगा। किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी किसी को भी उपज बेच सकेंगे, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छे दाम मिल सकेंगे और आय बढ़ेगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। बेहतर मानसून का असर खरीफ फसलों की बुआई पर साफ दिखने लगा है। देश में इस वर्ष अभी तक खरीफ सीजन की फसलों की रिकॉर्ड 1082 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। ये पिछले साल इसी दौरान हुई 1010 लाख हेक्टेयर की तुलना में 72 लाख हेक्टेयर अधिक है। इससे पहले वर्ष 2016 में 1076 लाख हेक्टेयर खरीफ का रकबा था। अधिक बुआई के कारण वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का आंकड़ा 30 करोड़ टन पार कर जाएगा। खरीफ मौसम से प्राप्त किया जाने वाला उत्पादन 15 करोड़ टन होगा। धान का क्षेत्र देश में 390 लाख हेक्टेयर रहा, जो बीते वर्ष 355 लाख हेक्टेयर था। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 143 लाख हेक्टेयर में खरीफ बोनी हो चुकी है, जो इस साल के निर्धारित लक्ष्य 146 लाख हेक्टेयर का 98% है। सबसे अधिक 98 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया। धान की बुवाई 29 लाख हेक्टेयर में हुई है। कपास 6.44 लाख हेक्टेयर, ज्वार 1.39, मक्का 15.36, बाजरा 3.9, कोदो कुटकी 1.44, अरहर 4.11, उड़द 15.96, मूंग 1.49, मूंगफली 2.69 एवं तिल 3.30 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर अगले विपणन वर्ष से 285 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। ये FRP 10% बेसिक रिकवरी रेट से जुड़ा हुआ है। जुलाई महीने की कम बारिश का कसर अगस्त महीने में घनघोर बारिश ने पूरी कर दी। मध्य प्रदेश में 30 अगस्त तक सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने 15% बारिश को सामान्य बारिश मानता है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से 30 अगस्त तक प्रदेश में 864 मिलीलीटर वर्षा हो चुकी है, जो समान अवधि में सामान्य वर्षा 753.5 मिलीलीटर से 15% अधिक है।
कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में फफूंद जनत एंथ्रेक्नोज तथा राइटोजोनिया एरियल ब्लाइट नामक बीमारी का प्रकोप होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इनके नियंत्रण के लिए सलाह दी जाती है कि टेबिकोनाजोल अथवा टेबिकोनाजोल सल्फर अथवा पायरोक्लोरस्टोबिन 20 WG अथवा हेक्साकोनाजोल 5% EC से छिड़काव किया जाए। जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में विगत दिवस प्रवासी मजदूर एवं किसानों को निःशुल्क मुनगा, पपीता, मिर्च, बैगन एवं टमाटर के पौधे वितरण किए गए। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि किसान अपने घर के आसपास की खाली जमीन को पोषण वाटिका में विकसित करें, जिससे किसान को ताज़ी, स्वच्छ एवं परिवार की आवश्यकता अनुसार सब्जियां एवं फल प्राप्त हो सके। किसानों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण के माध्यम से पोषण वाटिका के महत्व एवं उपयोगिता के बारे में बताया जाता है कि प्रत्येक किसान के घर के पास एक पोषण वाटिका अवश्य होनी चाहिए, जिसमें मौसमी सब्जियां, मुनगा, पपीता, आम, अमरूद, नींबू, आंवला, केला आदि पौधे होने चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।